नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों आज हम लोग डेली करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे 10 मार्च 2021 के न्यूज़पेपर्स में से, जो कि आपके आगामी परीक्षा CHSL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC, इंटेलिजेंस ब्यूरो, CPO, SI, इसके साथ साथ स्टेट सर्विसेज एग्जाम, इन सभी के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। आज के राष्ट्रीय मामलों में पहली खबर है INS करंज। दोस्तों सबमरीन विल बी एड इन नेवी सर्विस, यानी भारतीय नौसेना में शामिल हो गई है INS करंज। देश की समुद्री ताकत को बढ़ाने में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज ही मुंबई में, यानी 10 मार्च को ही मुंबई में स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS करंज को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह और एडमिरल BS शेखावत की उपस्थिति में INS करंज को नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। दोस्तों INS करंज KARANG, यानी यहां पर K से मतलब है किलर इंस्टिंक्ट, ए से मतलब है आत्मनिर्भर भारत, और आर से मतलब है रेडी, और ए से मतलब है एग्रेसिव, और एन से है निम्बल, और जे से मतलब है जोश। तो इस करंज का फुल फॉर्म है, यह ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो इससे पहले इस श्रेणी की 2 पनडुब्बियां, यह भी ध्यान रखिएगा, INS कलवरी और INS खंडेरी को नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया है। तीसरी है INS करंज, और चौथी होगी जो कि अभी ट्रायल चल रहा है INS वेला, ये ध्यान रखेंगे। तो INS करंज में सतह और पानी के अंदर से टॉर्पीडो और ट्यूब लॉन्च्ड एंटी शिप मिसाइल दागने की क्षमता है। ऐसा दावा है कि INS करंज में सटीक निशाना लगाकर दुश्मन की हालत खराब करने की क्षमता है। और इस पनडुब्बी में एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, खुफिया जानकारी जुटाने, माइन लेइंग, एरिया सर्विलांस जैसे मिशनों को अंजाम देने की क्षमता है। INS करंज की लंबाई करीब 70 मीटर है और ऊंचाई 12 मीटर है। इस पनडुब्बी का वजन 1600 टन है और यह पनडुब्बी मिसाइल टॉर्पीडो से लैस है। दोस्तों इसके अलावा समुद्र में माइंस बिछाकर दुश्मन को तबाह करने की ताकत भी यह रखती है। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS करंज में एक ऐसी तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है जिसमें दुश्मन देशों की नौसेनाओं के लिए टोह लेना मुश्किल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दुश्मन देशों की नौसेना इस पनडुब्बी को पता ही नहीं कर पाएगी। इन तकनीकों में अत्याधुनिक अकूस्टिक साइलेंसिंग तकनीक, लो रेडिएटेड नॉइज लेवल, हाइड्रोडायनामिक ऑप्टिमाइज शेप शामिल है। ये एक ऐसी पनडुब्बी है जिसे लंबी दूरी वाले मिशन में ऑक्सीजन लेने के लिए सतह पर आने की जरूरत नहीं है। इस तकनीक को DRDO के नेवल मटेरियल रिसर्च लैब ने डेवलप किया है और पुरानी पनडुब्बी करंज के मुकाबले नई करंज में AIP को शामिल किया गया है। तो AIP क्या है? इसको कहेंगे एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन। यह एक ऐसी तकनीक है जिसकी मदद से पनडुब्बी को बैटरी चार्ज करने के लिए सतह पर आने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। तो यह दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं सेमी हाई स्पीड रेल लाइन अप्रूव्ड बिटवीन पुणे एंड नासिक। दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने पुणे और नासिक के बीच नई ग्रीनफील्ड सेमी हाई स्पीड रेल लाइन को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस परियोजना पर भारतीय रेलवे और महाराष्ट्र सरकार मिलकर कार्य करेंगे। यह ज्वाइंट रूप से ध्यान रखेंगे और इस परियोजना का डिजाइन और सभी बुनियादी जमीनी कार्य कर लिए गए हैं। अब यह महाराष्ट्र में पहली ऐसी ब्रॉड गेज सेमी हाई स्पीड रेल लाइन होगी। दोस्तों जो रेल नेटवर्क होता है उसमें ध्यान रखना 3 प्रकार के होते हैं नेटवर्क, यानी मीटर गेज, ब्रॉड गेज और नैरो गेज। नैरो गेज की लंबाई कितनी होती है? 0.67 मिलीमीटर, और ध्यान रखेंगे मीटर गेज की 1 मीटर होती है और ब्रॉड गेज की 1.676 मीटर होती है। 3 प्रकार का होता है और इसे 235 किलोमीटर लंबी सेमी स्पीड रेल लाइन के निर्माण से पुणे और नासिक के बीच की यात्रा का समय जो है 6 घंटे से घटकर 1.45 घंटे रह जाएगा। तो यह जो है इस विद्युतीकृत दोहरी लाइन पर 18 टनल बनाई जाएंगी, 19 वायडक्ट यानी लंबे व ऊंचे पुल होंगे और मध्य रेलवे ने 10 फरवरी 2020 को और रेल मंत्रालय ने 2 जून 2020 को इस परियोजना को मंजूरी प्रदान की थी। अब महाराष्ट्र सरकार ने भी इसे मंजूरी दे दी है। पुणे और नासिक के बीच इस सेमी हाई स्पीड रेल मार्ग पर 24 स्टेशन होंगे
दोस्तों इसमें 6 कोच ही होंगे शुरुआत में, जिन्हें बाद में 12 से 16 तक बढ़ाया जा सकता है। और शुरू में ट्रेन की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, जिसे बाद में 250 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाया जा सकता है। इस परियोजना में 16,039 करोड़ की लागत आने का अनुमान है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार और भारतीय रेलवे 20% का इसमें योगदान करेंगे, जबकि शेष 60% जो राशि होगी वे घरेलू वित्तीय संस्थानों से जुटाई जाएगी। तो महारेल का अनुमान है कि वित्तीय समझौता होने के बाद इस परियोजना को 1200 दिनों में पूरा किया जा सकेगा। तो दोस्तों महारेल का मतलब क्या हुआ? महाराष्ट्र रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। तो इस परियोजना को क्रियान्वित कर रही है। इसके प्रबंध निदेशक राजेश कुमार जायसवाल को परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने 310 किलोमीटर लंबी जलगांव सूरत परियोजना को 3 साल में पूरा कर यह दिखाया था। तो हाई स्पीड ट्रेनों में उनकी विशेषता है, और कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाई स्पीड रेलवे नाम की उनकी एक किताब भी लिखी गई है, जो इस विषय पर देश में एकमात्र किताब है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, वाइल्ड लाइफ डिजीज डायग्नोस्टिक रिसर्च एंड रेफरल सेंटर टू बी सेट अप इन गिर। गिर तो सुना होगा, गिर के जंगल एशियाटिक लायन के लिए जाने जाते हैं। तो केंद्र सरकार गुजरात के शासन गिर जंगल में एशियाई शेरों के संरक्षण तथा उनके रोगों के निदान के लिए राष्ट्रीय वन्य जीव रोग निदान अनुसंधान रेफरल केंद्र विकसित करेगी। ऐसा जो है सदन में उपस्थित चर्चा हुई, तो उस पर जो है इसके वन्य सुरक्षा मंत्री ने यह घोषणा की कि जो है इस पर विकसित किया जाएगा। तो गुजरात सरकार तथा भारतीय वन्य जीव संस्थान से परामर्श के बाद शेर परियोजना के लिए तैयार एक दस्तावेज के तहत गिर राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य में राष्ट्रीय वन्य जीव रोग निदान अनुसंधान एवं संस्थान रेफरल केंद्र बनाया जाएगा। शेर परियोजना के तहत एशियाई शेरों का वैज्ञानिक ढंग से संरक्षण और प्रबंधन सुनिश्चित करने के इस केंद्र को निर्माण किया जाएगा। वर्तमान में गिर जंगल में 523 शेर हैं, यह ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों अंतरराष्ट्रीय मामलों में। इंडिया विल रिड्यूस ऑयल डिपेंडेंस ऑन ओपेक। ओपेक क्या है? यहीं पर आपसे इसका फुल फॉर्म आ जाएगा, ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक। इसका मुख्यालय कहां है दोस्तों? वियना में है। ऑस्ट्रिया एक देश है ना, सुना है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, इसकी राजधानी वियना है। विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ डैन्यूब रिवर, जो कि डैन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है, याद हो जाएगा। तो यह जो है ओपेक, अभी पहले खबर देख लेते हैं। तो तेल निर्यातक देशों के संगठन व रूस सहित अन्य सहयोगियों के तेल उत्पादन में कटौती जारी रखने के फैसले के बाद भारत अब रणनीति में चेंज लाएगा, बदलाव करेगा। सरकार ने तेल कंपनियों से ओपेक और मध्य पूर्व देशों पर निर्भरता घटाने के लिए कहा है। भारत अभी भी कुल जरूरत का 84% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, जिसमें से 60% मध्य पूर्व देशों से यह आता है। तो इस तरह से सरकारी कंपनियां तेल खरीद में विविधता लाने के लिए गुयाना से भी करार कर रही हैं, इस पर विचार कर रही है। और सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल ने रूस के साथ अनुबंधों की समीक्षा की भी बात कर दी है। तो दरअसल मध्य पूर्व देशों से आने वाला जो कच्चा तेल है पश्चिमी देशों की तुलना में सस्ता पड़ता है। इराक और जो सऊदी अरब भारत के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता हैं। दोस्तों पिछले सप्ताह सऊदी अरब सहित कई देशों ने तेल उत्पादन बढ़ाने से इनकार कर दिया था, तो ऐसे में भारत ने निर्णय लिया है। तो यह तो रही खबर। अब थोड़ा सा ओपेक के बारे में जान लीजिए। ओपेक क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसमें सदस्य कितने हैं, इसका हेडक्वार्टर मैंने जैसा कि बताया ही। तो दोस्तों 1960 में ओपेक की स्थापना कहाँ हुई थी? बगदाद में हुई थी। इराक की कैपिटल बगदाद, जो कि टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखेंगे। तो ओपेक एक अंतर सरकारी संगठन है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना में है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल, ध्यान रखेंगे। तो अब ओपेक में पहले 14 सदस्य थे, अब कतर निकल गया है, 13 सदस्य हैं। वो कौन कौन से हैं? अल्जीरिया, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनिया, गैबन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कॉन्गो, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, वेनेजुएला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वेनेजुएला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सऊदी अरब हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे, सऊदी अरबिया। और इसमें ये ईरान, इराक
कुवैत, ये सब इसी के अंतर्गत आएंगे, खाड़ी देशों के अंतर्गत। ध्यान रखेंगे अफ्रीका महाद्वीप के जैसे अल्जीरिया ऊपर है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, यह लीबिया है, यह अल्जीरिया हो गया। तो और नीचे और थोड़ा जाएंगे नाइजीरिया है, ये ध्यान रखेंगे, फिर कांगो आ जाएगा और एक इक्वेटोरियल गिनिया भी है। तो इस तरह से यह सारे अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं, गैबन, हाँ यहाँ तक अफ्रीका महाद्वीप के देश हो गए, नाइजीरिया भी अफ्रीका महाद्वीप, लीबिया भी, कांगो भी, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात यह, और वेनेजुएला एक है दक्षिण अमेरिका। तो 13 देश हैं जो वर्तमान में हैं। तो यानी दुनिया के कुल कच्चे भंडार का जो इन 13 देशों के पास 80% था भंडार। तो ये ध्यान रखेंगे, अब पहले 14 थे, अब 13 हो गए हैं। और इसका उद्देश्य क्या है, अब इसका फुल फॉर्म बता ही दिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन इसे कहते हैं दोस्तों। और इसका उद्देश्य यही है कि अपने सदस्य देशों के हितों की रक्षा करना, दूसरे शब्दों में ओपेक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में किसी भी गिरावट को रोकने की कोशिश करता है, याद रखना। और ओपेक के सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल की आपूर्ति को विनियमित करते हैं ताकि तेल की कीमत एक इष्टतम स्तर तक सुनिश्चित की जा सके। और यह ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड मैत्री सेतु। याद रखेंगे दोस्तों, यही पूछ लेगा किन किन देश के बीच में है, तो भारत और बांग्लादेश। इससे दोनों देशों के बीच आर्थिक कह सकते हैं संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और बांग्लादेश के बीच बने पुल मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है। कोरोना वायरस की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा, अपने बांग्लादेश दौरे के दौरान मैंने प्रधानमंत्री शेख हसीना से मिलकर त्रिपुरा को बांग्लादेश से सीधे जोड़ने वाले ब्रिज का शिलान्यास किया था और आज इसका लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा में ढांचागत परियोजना को भी शुरू किया है। और इस कार्यक्रम के दौरान मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच कनेक्टिविटी काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। इसके अलावा व्यापार के लिए अहम पुल, यह जो पुल है मैत्री सेतु, अहम भूमिका निभाएगा। और दोस्तों, फेनी नदी पर बना यह मैत्री सेतु दक्षिणी त्रिपुरा को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ेगा। तो 1.9 किलोमीटर लंबे इस पुल का निर्माण 2017 में शुरू किया गया था। इसका निर्माण 2 साल में होना था, लेकिन कोरोना के कारण इसमें विलंब हुआ। इसके जरिए बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह जाना सुगम हो जाएगा। और इस पुल के निर्माण की देखरेख राष्ट्रीय राजमार्ग आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा की गई है। ये देख रहे हैं ना, फेनी रिवर है दोस्तों। तो फेनी रिवर जो है त्रिपुरा से निकलती है और करीब 1147 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल बहती है, जिसमें से 550 वर्ग किलोमीटर यह त्रिपुरा में बहती है और शेष जो है यह बांग्लादेश में बहती है। तो इस तरह, और त्रिपुरा आप देख सकते हैं ये बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, यानी इधर भी बांग्लादेश, इधर भी बांग्लादेश और इधर भी, यानी त्रिपुरा इज सराउंडेड बाय 3 साइड्स ऑफ बांग्लादेश। ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए त्रिपुरा और बांग्लादेश की बीच की सीमा को जीरो लाइन टाइटल दिया गया है, शून्य रेखा की उपमा दी गई है त्रिपुरा और बांग्लादेश। और दोस्तों, बांग्लादेश सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करने वाला देश भी है। जैसे अगर हम बात करते हैं सबसे सीमाओं में, तो सबसे ज्यादा स्पर्श कौन करता है? बांग्लादेश ही करता है। याद रखना दोस्तों, 4096 किलोमीटर यह इसकी सीमा को स्पर्श करता है भारत की। और 5 राज्य पहले भी बता चुका हूं, पत्री में मियाँ याद रखना, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम, इन 5 राज्यों को यह स्पर्श करता है बांग्लादेश। और फेनी रिवर कहाँ उद्गम होता है? तो इसका उद्गम त्रिपुरा से होता है, याद रखेंगे। ये देख रहे हैं ना, दक्षिणी त्रिपुरा, ये फेनी लिखा भी हुआ है, दक्षिणी त्रिपुरा से होता है। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि भारत में ही नहीं बल्कि बांग्लादेश में भी इस पुल से कनेक्टिविटी तेज होगी। और फेनी ब्रिज के खुल जाने से अगरतला इंटरनेशनल सी पोर्ट से भारत का सबसे नजदीक का शहर बन जाएगा। जब हर घर जल, बिजली, स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचती हैं तो हमारे जनजातीय क्षेत्रों का इसका विशेष लाभ प्राप्त होता है। यही काम केंद्र और त्रिपुरा सरकार, यानी उन्होंने त्रिपुरा के बारे में बोला हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कि त्रिपुरा तेजी से आगे बढ़ रहा है, विकास के पथ पर वह तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, वेरियस नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी न्यूज में हम बात करेंगे आज त्रिवेंद्र सिंह रावत की। दोस्तों, यह जो है
पूर्व मुख्यमंत्री हालांकि अभी यह पद पर बने हुए हैं जब तक नया मुख्यमंत्री नहीं आ जाता। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना इस्तीफा राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को सौंप दिया है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और कुछ मंत्रियों के बीच नाराजगी के चलते त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। और दोस्तों, एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उत्तराखंड में अभी तक किसी भी मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया सिवाय एक व्यक्ति के। उनका नाम है नारायण दत्त तिवारी। दोस्तों, उनके नाम और भी रिकॉर्ड है। नारायण दत्त तिवारी 2 राज्यों के मुख्यमंत्री रहे हैं, उत्तर प्रदेश के भी और उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री, 2 राज्यों के मुख्यमंत्री रहे हैं। और उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था जब कांग्रेस की सरकार वर्ष 2000 में आई थी। तो उसके बाद जो है ध्यान रखेंगे कि यहां पर दिया हुआ है 2007 में आई थी, ये ध्यान रखेंगे, वर्ष 2007 में नारायण दत्त तिवारी की। तो यहां वर्ष 2000 में जब उत्तराखंड बना था, 9 नवंबर वर्ष 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 साल में 2 सीएम बनाए गए, नित्यानंद और भगत सिंह कोश्यारी। फिर 2007 से 12 के बीच में उत्तराखंड में फिर से बीजेपी की सरकार आई और 2 सीएम बीसी खंडूरी और रमेश पोखरियाल निशंक बने। फिर 2017 में जो है बीजेपी जीत करके आई 2017 में, और यह त्रिवेंद्र सिंह रावत बने। और 4 साल में अभी मात्र 9 दिन कम था, फिर इनको पद से हटना पड़ गया। तो इस तरह से अभी तक कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका है। और एकमात्र मुख्यमंत्री हैं 8 मुख्यमंत्रियों में उत्तराखंड से जो कि अपना कार्यकाल पूरा किए, वो नारायण दत्त तिवारी रहे हैं। और 2017 में त्रिवेंद्र सिंह रावत बने थे, मतलब 9 दिन बचा है 4 साल कार्यकाल पूरा करने में, जबकि 5 साल का कार्यकाल होता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों पुस्तकों पुरस्कारों में। कनेरू हम्पी विंस बीबीसी इंडियन वुमेन्स प्लेयर अवार्ड, यानी रैपिड प्रारूप की मौजूदा विश्व शतरंज चैंपियन कनेरू हम्पी को बीबीसी साल की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी पुरस्कार यानी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 का विजेता चुना गया है। पिछले साल शुरू किए गए इस पुरस्कार की वह दूसरी विजेता हैं। ध्यान रखेंगे, यह अभी मात्र दूसरा पुरस्कार है। जाने माने खेल पत्रकारों और विशेषज्ञों की जूरी ने इस पुरस्कार के लिए 5 भारतीय महिला खिलाड़ियों को नॉमिनेट किया था। इसमें से हम्पी के अलावा फर्राटा जो धाविका हैं दुती चंद, निशानेबाज मनु भाकर, पहलवान विनेश फोगाट, भारतीय महिला हॉकी टीम की मौजूदा कप्तान रानी रामपाल शामिल थीं। इसके बाद प्रशंसकों के ऑनलाइन मतदान से विजेता का फैसला हुआ था। और दोस्तों, ऑनलाइन तरीके से आयोजित किए गए इस पुरस्कार में दिग्गज एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। उन्होंने 2003 में विश्व चैंपियनशिप में ऊंची कूद में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा था। वह इस उपलब्धि को हासिल करने वाली पहली भारतीय एथलीट बनी थी। पिछले साल इस पुरस्कार के पहले आयोजन में बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी संधू को दिया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं 9 वुमेन सेलेक्टेड इंक्लूडिंग इंदिरा नूई, मिशेल ओबामा, मिया हम फॉर हॉल ऑफ फेम। तो 9 महिलाओं को हॉल ऑफ फेम में चुना गया है। तो भारतीय अमेरिकी इंदिरा नूई का नाम तो सुना होगा, पेप्सिको कंपनी से संबंधित हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा और हम के अलावा इराक में सामरिक स्तर पर तैनात पहली महिला कमांडिंग जनरल सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर जनरल रेबेका हेलस्टीड और दिवंगत नासा गणितज्ञ कैथरीन जॉनसन, दिवंगत लेखिका ऑक्टिविया बटलर और कलाकार जोए हार्जो और महिला अधिकारियों शैक्षणिक समानता की समर्थक दिवंगत एमिली हॉलैंड और कलाकार जूडी शिकागो को हॉल ऑफ फेम के लिए चुना गया है। तो सेनेका फॉल्स में आयोजित कार्यक्रम में इन महिलाओं को राष्ट्रीय महिला हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा, यह ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों खेल समाचारों में। रविचंद्रन अश्विन वॉन द मेंस आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर फरवरी। दोस्तों, आईसीसी ने नया शुरू किया है प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। जैसे पिछले बार का प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड ऋषभ पंत को मिला था, इस बार फिर भारतीय खिलाड़ी चुने गए हैं। रविचंद्रन अश्विन ने आईसीसी के फरवरी माह का प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता है। इस अवार्ड के लिए 3 खिलाड़ियों को नामित किया गया था। अनुभवी भारतीय स्पिनर के आगे इंग्लैंड के कप्तान जो रूट और वेस्टइंडीज के युवा बल्लेबाज काइल मेयर्स टिक नहीं पाए। और महिला वर्ग में इंग्लैंड की टेमी ब्यूमोंट ने आईसीसी के फरवरी माह का
प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता है। ये उनका पिक्चर है। तो ये दोनों महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। और साथ साथ इसमें इंग्लैंड की इस महिला क्रिकेट के अलावा न्यूजीलैंड की ब्रुक हॉलिडे के साथ नेट स्कीवर को भी नामांकित किया गया था। तो हर महीने दिया जाने वाले इन पुरस्कारों के लिए नामांकित खिलाड़ियों में विजेताओं का चयन वोटिंग अकादमी करती है, जिसमें क्रिकेट जगत के जाने माने सदस्यों को जगह मिली है। इसमें वरिष्ठ पत्रकार, पूर्व खिलाड़ी, प्रसारणकर्ता, आईसीसी हॉल ऑफ फेम के भी कुछ मेंबर्स हैं। वोटिंग अकादमी में भारत से पूर्व दिग्गज क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण और अनुभवी खेल पत्रकार मोना पार्थ सारथी को भी जगह मिली हुई है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की। दोस्तों उत्तराखंड जो कि भारत का 26वां राज्य बना था, याद है उस दिन बताया था ना, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से निकला था। तो इस तरह से उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं के कई सारे मंदिर स्थित हैं। उत्तराखंड राज्य को 2 हिस्सों में गढ़वाल और कुमायूं में बांटा गया है। तो इस तरह से भारत की संसद द्वारा 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में, यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बदल जाने से पहले उत्तराखंड भारत का 27वां हिमालयी क्षेत्र का 11वां राज्य था। लेकिन अब यह क्या हो गया, अब यह निकल गया। तो अब जो है वो केंद्र शासित प्रदेश 2 में निकल गए, तो ये 10वां हो गया, ये ध्यान रखेंगे। तो 9 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था। 1 जनवरी 2007 को इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। पहले उत्तरांचल कहा जाता था, ध्यान रखेंगे। तो इसके पूर्व में अब देखिए इसका मानचित्र में अभी हम बात करेंगे। पहले ये फैक्ट है, इसकी राजधानी देहरादून है, सबसे बड़ा शहर देहरादून है। इसकी जनसंख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1,86,292 है, यानी कुल जनसंख्या का, भारत की कुल जनसंख्या का 0.83% है। और यहाँ का जनसंख्या घनत्व 189 है। एरिया जो है 53,483 वर्ग किलोमीटर है। 13 जिले हैं। यहाँ की राजभाषा हिंदी और संस्कृत है। गठन बता ही दिया, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अभी वह कार्यवाहक हैं जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। अब नए की घोषणा होगी तो उन्हें आप अपडेट कर लीजिएगा। विधानसभा यहाँ पर 1 सदनीय है, यूनिकैमरल जिसको कहेंगे, याद रखना दोस्तों। और 71 जो है विधानसभा की सीटें हैं, 3 राज्यसभा की सीटें हैं, लोकसभा की 5 सीटें हैं और उच्च न्यायालय नैनीताल है। और दोस्तों उत्तराखंड का राज्य पुष्प जो है वह ब्रह्म कमल है, ये ध्यान रखेंगे। इसका जो राज पुष्प है उसे ब्रह्म कमल कहा जाता है। और राज्य पक्षी मोनाल है, राज्य पशु कस्तूरी मृग है और राज्य वृक्ष बुरांश है। तो यह जो है इसमें जैसे कि राज्य पुष्प की अगर बात की जाए तो ब्रह्म कमल, यानी ब्रह्म कमल को उत्तराखंड सरकार ने राज्य पुष्प घोषित किया। और यह जो है एसेटेरस कुल का पौधा है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अबवेलेटा। उत्तराखंड में इसकी कुल 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। 210 प्रजातियां पूरे विश्व में पाई जाती हैं। यह बैगनी रंग के कलर का होता है। और फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर में केदारनाथ, शिवलिंग बेस, पिंडारी ग्लेशियर आदि क्षेत्रों में यह पुष्प बहुतायत में पाया जाता है। अब दूसरा है राज्य वृक्ष बुरांश। इसका जो वनस्पतिक नाम है रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। यह विशेष रूप से एक पर्वतीय वृक्ष है जिसे मैदान में नहीं उगाया जा सकता है। तो ये ध्यान रखेंगे 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई तक इसे उगाया जाता है। और औषधि गुणों से युक्त बुरांश के फूलों का जूस हृदय रोग के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तीसरा है राज्य पक्षी मोनाल है। तो मोनाल को राज्य पक्षी घोषित किया गया है। यह हिमालय क्षेत्र में 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई तक जंगलों में पाया जाता है। मोनाल का जंतु वैज्ञानिक नाम जो है लोफोफोरस इम्पीजेनस है, इम्पीजेनस है, याद हो जाएगा यह। और इसका जो है कस्तूरी मृग है। इसका जो वन्य पशु है क्या है, कस्तूरी मृग है। यह भी 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई के मध्य पाए जाने वाला इसको मस्क डियर या कस्तूरी मृग कहते हैं। और यह भी केदारनाथ, फूलों की घाटी, उत्तरकाशी तथा पिथौरागढ़ जनपद के भी जंगलों में यह पाया जाता है। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगास्टर, तो ये इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसका जो राज्य तितली है कॉमन पीकॉक है, यह भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो यह महत्वपूर्ण है। और अब थोड़ा सा मानचित्र के थ्रू देखते हैं, आइए। तो ये उत्तराखंड आप देख सकते हैं, हिमाचल
हिमाचल प्रदेश स्पर्श करता है, इधर चीन, इधर नेपाल और इधर उत्तर प्रदेश और थोड़ा सा हरियाणा भी स्पर्श करता है। ये देख रहे हैं ना, ये हरियाणा जो है देहरादून वाला पार्ट है, ये यहाँ पर रुड़की, ये जो है इससे आगे रुड़की से बढ़ेंगे फिर देहरादून मसूरी आ जाता है। तो यानी राज्य देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्य स्पर्श करते हैं। चीन जो है अंतर्राष्ट्रीय, नेपाल 2 अंतर्राष्ट्रीय टच करते हैं। और उत्तराखंड की जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि यहाँ 5 नदियों का संगम होता है। यानी 5 नदियों का संगम क्या क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे जगह है मैं बता देता हूँ। तो 5 नदियाँ जैसे कि यहाँ पर देवप्रयाग याद रखना, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग। यह जो है 5 प्रयाग, पंच प्रयाग बहुत प्रसिद्ध है। तो इसको याद करने के लिए जैसे तो पिंडर प्लस अलकनंदा कर्णप्रयाग, पिंडर प्लस अलकनंदा यानी पिंडर नदी है, पिंडर और अलकनंदा सब में कॉमन रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो पिंडर और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है, कर्णप्रयाग में, ध्यान रखेंगे। फिर जो है मंदाकिनी और अलकनंदा, इसका मतलब क्या हुआ, रुद्रप्रयाग में होगा, रुद्रप्रयाग। और देवप्रयाग क्या हो गया, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर देवप्रयाग। गंगा को गंगा कब कहा जाता है, व्हेन भागीरथी मीट अलकनंदा एट देवप्रयाग कॉल्ड गंगा। याद रखिएगा, चूंकि भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से आ रही है, अलकनंदा संतोपथ हिमानी से, जब दोनों का मिलन होता है देवप्रयाग में तब गंगा कहलाती है, याद रखेंगे। और यहीं यमुनोत्री ग्लेशियर है, यहां से यमुना नदी और इलाहाबाद में फिर संगम होता है, तो उसी को प्रयागराज कहा जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। तो यहाँ 5 प्रयाग, 3 बता दिया, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। अब बचा नंद प्रयाग, तो नंदाकिनी और अलकनंदा नंद प्रयाग। और 5वां बचा विष्णु प्रयाग, तो विष्णु गंगा या धौली गंगा प्लस अलकनंदा बराबर विष्णु प्रयाग। तो यह 5 प्रयाग बहुत प्रसिद्ध हैं दोस्तों। यहाँ पर लघु हिमालय पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें बुग्याल या प्यार कहा जाता है, याद रखना। स्मॉल मतलब ग्रासलैंड पाए जाते हैं ऑन द स्लोप ऑफ लेसर हिमालय। और यहाँ पर जैसे कि मसूरी श्रेणी है, नागटिब्बा श्रेणी है, इट इज पार्ट ऑफ लेसर हिमालय, लघु हिमालय के यह भाग हैं। यहाँ की चोटी है नंदा देवी, कामेत, ये सब चोटियां हैं। यहाँ की जो ग्लेशियर्स हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडर, खतलिंग, मिलम, जौलीकांग, सुंदर ढूंगा, ये सब हिमनद हैं। और यहाँ की झीलों को जिनमें ताल लगा रहे, नैनीताल, भीमताल, सात ताल, नौकुचिया ताल, ऋषि ताल, सहस्र ताल, ये सब झीलें यहीं पाई जाती हैं। और झीलों में गौरी कुंड, रूप कुंड, नदी कुंड, देवढ़ी ताल, जराल ताल, सहस्र, ये सारा बता ही दिया। तो ये तड़ाग ताल, ये सब जो है। और यहाँ के दर्रे बहुत फेमस हैं, पासेस याद रखना, नीति, माना, लिपुलेख, थागला, देवी धुर्रा, ये सब दर्रे हैं। कहाँ, उत्तराखंड में स्थित यह दर्रे हैं। तो इस तरह से हमने संक्षिप्त में उत्तराखंड के बारे में बताने का प्रयास किया। और यह मानचित्र जरूर देखिएगा। और 13 जिले हैं इसमें, यह ध्यान रखेंगे। और 3 मंडल हैं, 13 जिले, 3 मंडल, कुमायूं मंडल में 4 जिले, 5 जिले गढ़वाल मंडल में। और गैरसेण, यही गैरसेण की से विवाद हुआ, त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब को पद से हाथ धोना पड़ा। तो गैरसेण अभी गए थे ना, तो याद रखिएगा। तो उसमें 4 जिले आएंगे, अल्मोड़ा, चमोली, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग, यह गैरसेण मंडल के अंतर्गत आता है। और गढ़वाल मंडल के अंतर्गत उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार आता है। और कुमायूं के अंतर्गत ऊधम सिंह नगर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़ आता है, ध्यान रखेंगे। अब जो है बढ़ते हैं आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में सरबर्था बनर्जी, राहुल जयकर, सौरभ चौधरी, सूरज उपाध्याय, सुभाष रानी, सिद्धांत बादल, खुशबू गुप्ता, गुरपिंदर कौर, SK, मनु शर्मा, तोहफा सबा तस्कीन, श्रवण खालिंग, मधु आशुतोष, शिवम चौधरी, रेणु बाला, कृष्ण कुमार, खेतेश मंसूरिया, अजय सिंह, सुकन्या जेना, राजा देव, पी खरे, दिनेश मुर्मू, विवेक यादव, संजय नेगी, आनंद कुमार, नवनीत, मोइन अहमद, अरविंद कुमार, मुस्कान, हरुण शेख, इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिए हैं। आशा करता हूं कि आज भी और ज्यादा लोग उत्तर देंगे। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं।
पहला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन हैव नॉट, ये ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में उत्तर गलत नहीं करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी भारतीय नौसेना में शामिल नहीं हुई है? आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज या आईएनएस वेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र सरकार ने किन दो शहरों के बीच नई ग्रीनफील्ड सेमी हाई स्पीड रेल लाइन को मंजूरी दे दी है? नागपुर और नासिक, पुणे और नासिक, पुणे और सतारा या मुंबई और नासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट इज द गिर नेशनल पार्क लोकेटेड? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां अवस्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल निर्यातक देशों के संगठन का मुख्यालय कहां अवस्थित है? पेरिस, बगदाद, वियना या तेहरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द ब्रिज मैत्री सेतु, इट इज बिल्ट बिटवीन विच कंट्री? किस देश के बीच बने पुल मैत्री सेतु का उद्घाटन किया? भारत और नेपाल, भारत और म्यांमार, भारत और बांग्लादेश या भारत और भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिवेंद्र सिंह रावत जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है वह किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पंजाब। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बीबीसी इंडियन वेमेन्स प्लेयर ऑफ अवार्ड जो है प्लेयर अवार्ड 2020 किस खिलाड़ी ने जीता? दुती चंद, मनु भाकर, विनेश फोगाट, कनेरू हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन हैज नॉट बीन इलेक्टेड टू द हॉल ऑफ फेम? इंदिरा नूई, मिशेल ओबामा, कैथरीन जॉनसन, कमला हैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? जो रूट, आर अश्विन, अक्षर पटेल या इनमें से कोई नहीं। और अंतिम प्रश्न है भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम किस स्थान पर होता है? कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग। इन चारों प्रयाग के बारे में भी बताइएगा प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर दीजिए, हमें अच्छा लगता है और हमें पता चलता है कि आप लोगों की तैयारी कहां पर है। और दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।